हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप लोगों के लिए एक वेल डिजाइंड क्रेश कोर्स है वो तैयार किया हुआ है, और उसकी लगातार आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार उस क्रेश कोर्स की क्लासें आप लोगों के लिए लाई जा रही हैं। तो उसी क्रेश कोर्स की क्लास की कड़ी में एक और कड़ी आज की हम एक और कड़ी जोड़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। साथ के साथ में ये कॉमन प्रोसीजर होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार हम लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलता है। बहुत बार हमें एमसीक्यू देखने को मिलता है इस टॉपिक से। हमें बहुत बार आप लोगों को देखोगे कि इससे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग से आप लोगों के लिए बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो तैयार होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो इसको हल्का लेकर के लाइटली मत पढ़ना, इसको आराम से अच्छे से पढ़ना ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी है वो जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। क्या करती है ये? सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को ये क्या काम करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो ब्लॉकेज आने के मेन कोजेज क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। सीएडी का मीनिंग कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, बहुत ही मार्क माई वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है एमसीक्यू के लिए, कि कोरोनरी आर्टरी की मेन कॉमन ईटियोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं अपन। ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस की अगर मैं बात करूं तो अथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? अथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है डिपोजिटेड सब्सटेंस, फेट सब्सटेंस डिपॉजिट इन द ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इन द ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, की कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है? फेट सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, और फेट सब्सटेंस डिपॉजिट होने की वजह से उसका ल्यूमन है वो नैरोइंग हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? मिनिमम। ठीक है, ये क्या कर देती है? इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये ब्लड सप्लाई हार्ट को ब्लड सप्लाई को क्या कर देती है? इम्पेयर्ड कर देती है। अब इम्पेयर्ड हार्ट की ब्लड सप्लाई को इम्पेयर्ड कर रही है, अब ये हार्ट की ब्लड सप्लाई को इम्पेयर कर रही है, तो डेफिनेटली है कि ये कॉज हाइपोक्सिया इन हार्ट। कॉज हाइपोक्सिया इन मायोकार्डियल टिश्यू। मायोकार्डियल टिश्यूज मायोकार्डियल टिश्यूज के अंदर ये क्या कर देती है? हाइपोक्सिया कोज कर देती है। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी, जो कि मैं पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ आप लोगों को, कि मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी जिसके अंदर ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो कौन सी आर्टरी है? वो है आपकी लाडा, LADA, लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी का मतलब हो गया left anterior descending artery is the most common artery that is blocked and obstruct in case of myocardial infarction। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कोरोनरी आर्टरी के बारे में मैंने बता दिया। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसके अंदर क्या हो जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे फेट का फेट सब्सटेंस है उसका डिपॉजिट हो जाता है इन द ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ल्यूमन के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन के अंदर फेट सब्सटेंस उनका डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड होने की वजह से हार्ट के अंदर क्या कोज हो जाता है?
हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। तो अब इस कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, एक क्लास है मेडिकेशन की स्टेटिन, ठीक है, स्टेटिन, मैंने बताया होगा आप लोगों को। स्टेटिन क्लास की मेडिकेशंस होती हैं। ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, ये क्या करती है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, डिक्रीज द डिपोजिशन ऑफ, डिक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फेट सब्सटेंस, फेट सब्सटेंस इन द ल्यूमन ऑफ, इन द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के ल्यूमन के अंदर जो फेट सब्सटेंस का डिपोजिशन हो रहा था, उसको ये क्या करती हैं, कम करती हैं। साथ ही साथ अगर कुछ डिपॉजिट है तो उसको वहां से धीरे धीरे वॉश आउट करने का काम करती हैं। ये क्लास है स्टेटिन क्लास की। और इस क्लास का एग्जांपल देखें तो अपन हो सकता है एट्रोवा, एटोरवा स्टेटिन, एटोरवा स्टेटिन, एटोरवा स्टेटिन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो मोस्ट कॉमनली एस्प्रिन के साथ, एस्प्रिन के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर यूज किया जाता है। यूज इन कॉम्बिनेशन, बोथ आर यूज इन, बोथ आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिनेशन के अंदर यूज की जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस के अंदर एटोरवास्टेटिन और एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसकी वजह से वहां से धीरे धीरे जो फेट सब्सटेंस ब्लड वेसल्स की ल्यूमन के अंदर डिपॉजिट थे वो धीरे धीरे वॉश आउट होते हैं, और वॉश आउट होकर के धीरे धीरे उसका जो ल्यूमन आर्टरी का वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बट इन केस अगर ये सारी मेडिकेशन, मतलब अगर सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हो जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हो जाता है, तो हमारे पास एक रास्ता बचता है, फिर हम जाते हैं डायरेक्टली सर्जिकल इंटरवेंशन पे, फिर हम जाते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन पे, सर्जिकल, फिर हम जाएंगे किस पे, सर्जिकल इंटरवेंशन पे। अब सर्जिकल इंटरवेंशन के ऊपर हम जाएंगे स्टूडेंट, तो सर्जिकल इंटरवेंशन में हम करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब है, जैसा कि आप सब जानते हो कि बाईपास का मतलब क्या होता है, बाईपास का मतलब होता है, बाईपास का मतलब होता है रूट डाइवर्ट कर देना, रूट डाइवर्ट कर देना, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन बाईपास कर दिया, ठीक है। बाईपास का मतलब होता है रूट को डाइवर्ट कर देना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी, जिस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज था, जैसे सपोज इट, एक तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, ये तो हो गया हमारा हार्ट, ठीक है, इसके तो चार चेंबर बना दूंगा, ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है। अब इसको ये पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। ये कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या आ गया, अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे क्या है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ये हो गया यहाँ से ब्लड, ठीक है, ब्लड जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर क्या हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, बार बार एंजाइना एमआई के अटैक्स पेशेंट को आ रहे हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, अगर स्टेटिन वगैरह की क्लास है वो फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर जाकर के हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर हम जाएंगे पूरा सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए। स्टूडेंट जब हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाएंगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे, एक वेन है, उसका ग्राफ्ट लेंगे। मैं पूरा बताऊंगा कौन सी वेन से लेना है, कैसे ग्राफ्ट लेना है, सब बताऊंगा, ठीक है। वेन से क्या करेंगे, एक जो भी असेसरी वेन है हमारी, उस वेन को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। जितना बड़ा हमें ग्राफ्ट चाहिए उतनी वेन को हम निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए इस आर्टरी के अंदर यहाँ ब्लॉकेज है, तो यहाँ तक तो ब्लड नॉर्मलाइज तरीके से आ रहा है, अब आगे ब्लड है वो नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आर्टरी को कर देंगे बाईपास, ऐसे बाईपास कर देंगे, ठीक है। जो दूसरा जो आर्टरी, जो वेन हम यहाँ लगा देंगे, ऐसे प्रकार से हम क्या कर देते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, ठीक है। इसमें अभी ये काम किया जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या लिखा हुआ है, क्या मैनेजमेंट है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में देखो, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एक सर्जिकल प्रोसीजर है
जिसके अंदर क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी को डिजीज के ट्रीटमेंट, कोरोनरी आर्टरी के डिजीज को मतलब सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो ल्यूमन होता है वो क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ना, आपने डे टू डे लाइफ के अंदर या जनरल भाषा के अंदर सुना होगा कि नहीं फलाने की तो बाईपास सर्जरी हुई है, दो दो महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तो बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो बाईपास सर्जरी भी इसी को बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट की बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब है हार्ट की बाईपास सर्जरी। अब इस हार्ट की बाईपास सर्जरी में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एमसीक्यू आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखो। कोई भी प्रैक्टिकली भी आपसे पूछ सकता है अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जब सर्जरी करते हैं तो हमें ग्राफ्ट चाहिए होता है, मतलब एक वेन चाहिए होगी हमें। तो अब वहाँ वो वेन कौन सी सेलेक्ट की जाती है, तो देखिए सिफेनियस वेन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट वेन है हमारी और लेग्स के अंदर पाई जाती है। सिफेनियस वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, सिफेनियस वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी आर द मोस्ट कॉमनली यूज एज ए ग्राफ्ट फॉर बाईपास सर्जरी। ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है बाईपास सर्जरी के अंदर एज ए ग्राफ्ट। कौन कौन सी, आपकी सिफेनियस वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। कौन कौन सी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी और सिफेनियस वेन। सिफेनियस वेन, इंटरनल मेमोरी आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है एज ए ग्राफ्ट, एज ए ग्राफ्ट फॉर बाईपास सर्जरी, एज ए ग्राफ्ट फॉर बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी के लिए यूज की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो भी पढ़ाया है मैंने अभी तक। आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्री ऑपरेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं किसके लिए, सर्जरी के लिए। तो सर्जरी के लिए जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है तो पेशेंट को 3 फेजेस से गुजारा जाता है। ठीक है, जो सर्जिकल प्रोसीजर से जो सर्जिकल प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड जो नर्सिंग केयर है उसको हमने एक अलग से नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। उसे बोलते हैं अपन पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में मैं बताऊं तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाओगे तो आपको पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग से रिलेटेड जो भी 4 5 10 जो भी क्लासें हैं वो सारी क्लासें वहां पर आप देख सकते हो। उसमें उस क्लासों के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। और उन क्लासों को लेते वक्त अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे मेरे को कमेंट छोड़ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पेरी ऑपरेटिव का मतलब हो गया, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का मतलब हो गया एक ऐसी नर्सिंग है जो पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान केयर प्रोवाइड की जाती है। तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की 3 फेज होती हैं। पहली फेज होती है प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, उसके बाद होती है इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ये 3 फेजेज होते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव फेज के दौरान मतलब सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी, प्री ऑपरेटिव फेज का मतलब हो गया बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी, अगर बिफोर सर्जरी का मतलब है तो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर ये आएगा। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि डिसकंटिन्यू द डायूरेटिक 2 to 3 डे बिफोर द सर्जरी। अगर आपका पेशेंट, देखिए, जब भी हमारा पेशेंट कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्ट सॉरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर कर रहा होता है, CAD हो उसको या एंजाइना पैक्टोरिस हो उसको, ठीक है, या एंजाइना पैक्टोरिस हो उसको, या फिर उसको क्या हो, मायोकार्डियल इंफाक्शन, उसको क्या हो, मायोकार्डियल इंफाक्शन, उसको क्या हो, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी मिलता है। इन कंडीशन के अंदर क्या होता है पेशेंट के अंदर
हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ एडिमा, एडिमा भी देखने को मिलता है। अब उस एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को डायूरेटिक्स दे देते हैं, पेशेंट को हम क्या कर देते हैं, डायूरेटिक्स दे देते हैं। लेकिन जब भी हम किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी करने जा रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, डायूरेटिक्स को डिसकंटिन्यू करना है। डायूरेटिक्स, डिसकंटिन्यू द डायूरेटिक्स 2 to 3 days बिफोर द सर्जरी, बिकॉज यहाँ पर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, रिस्क ऑफ फ्लूइड इम्बेलेंस। सबसे पहले तो फ्लूइड इम्बेलेंस हो सकता है, साथ के साथ रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो ये दोनों ही कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत ही व्रास्ट हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, फेटल हो सकती हैं। इनके अंदर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, दो से सर्जरी से, मान लीजिए बाईपास बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी हमने 3 दिन बाद होनी है, तो हमें आज से ही पेशेंट की डायूरेटिक्स को हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। इसको स्टॉप कर देना है, डायूरेटिक तो कितने दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले स्टॉप कर देना, ताकि ये जो कंडीशन है फ्लूइड इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनके होने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट वन, डिजॉक्सिन करनी है 12 आवर बिफोर द सर्जरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मार्क माई वर्ड, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि डिजॉक्सिन कितने दिन पहले या कितनी टाइम पहले बंद करनी है। वेरी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, इसमें क्या देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। डिजॉक्सिन 12 आवर बिफोर द सर्जरी आप लोगों को क्या करनी है, स्टॉप कर। डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन क्या करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन क्या करती है, improve the contractility of heart, it improve the, it improve the contractility, it improve the contractility of the heart, इट इम्प्रूव द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द, ये हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की जो पावर है ना, उसको इम्प्रूव कर देती है, ना कि हार्ट रेट को बढ़ाती है। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सॉरी ड्रॉबैक नहीं, अब मैं ध्यान रखने वाले की पॉइंट क्या करना है, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया डिगोक्सिन should not be administered, should should not be administered, शुड नॉट बी एडमिनिस्टर, हमें एडमिनिस्टर ही नहीं करनी है, डिजॉक्सिन को हमें एडमिनिस्टर ही नहीं करना है स्टूडेंट। इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के केस के अंदर डिजॉक्सिन नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर कोई ये सोचे कि हार्ट रेट को बढ़ाएगी, नहीं जी, हार्ट रेट को बढ़ाएगी नहीं, इसका कोई काम नहीं है हार्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है कि डिजॉक्सिन हमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी से कितनी देर पहले, 12 घंटे पहले, मतलब अगर कल सुबह 6 बजे सर्जरी तो आज शाम को 6 बजे हमें क्या करना है, बंद कर देना, 12 घंटे पहले हमें सर्जरी से पहले बंद कर देना है। नेक्स्ट वन है एस्प्रिन एंड एंटीकोएगुलेंट, एस्प्रिन एंड एंटीकोएगुलेंट स्टॉप 1 वीक बिफोर द सर्जरी, 1 वीक बिफोर द सर्जरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एस्प्रिन एंड एंटीकोएगुलेंट 1 वीक बिफोर द सर्जरी, ऐसा क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग सर्जरी अगर आप इनको कंटिन्यू रखते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मैसिव ब्लड लॉस हो सकता है। टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, टू प्रिवेंट मैसिव ब्लड लॉस, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट रहेंगे तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन भी क्या करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, ठीक है, थक्का नहीं बनने देती है, खून पतला करती है। एंटीकोएगुलेंट क्या करती है, क्लॉट नहीं बनने देती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए। तो उस सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी से 1 वीक पहले, सर्जरी से 1 वीक पहले हमें क्या करना है, सर्जरी से 1 वीक पहले हमें क्या करना है, बंद कर देना है एस्प्रिन को, और एंटीकोएगुलेंट को हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ताकि ब्लड लॉस को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इन चीजों को।
नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चल रही है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी डिसरथमिक है, शुड बी एडमिनिस्टर एज पर एडवाइस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि अगर किसी इंडिविजुअल पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चल रही है तो आपको स्टॉप नहीं करना है। एंटीबायोटिक चल रही है तो हमें स्टॉप नहीं करना है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें वो कंटिन्यू करना है। दूसरा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसमें सर्जरी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, ताकि जब भी हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दें तो उसको हम एक मेंटेन कर सके। अगर आप एनेस्थीसिया से भी अगर आपका बीपी कम नहीं होगा तो हो सकता है, अब प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेट है कि जो भी आप सर्जरी करोगे उसके अंदर क्या होगा, ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी देनी है। नेक्स्ट है एंटी डिसरथमिक ड्रग। एंटी डिसरथमिक ड्रग्स है वो क्या करती हैं, हार्ट की रिदम को मेंटेन रखेंगी। ठीक है, अब बाईपास सर्जरी हो उससे पहले ही पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, एंटी डिसरथमिक ड्रग्स है उनको भी कंटिन्यू रखना है। तो मीनवाइल यही मीनिंग हो रहा है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी अरेथमिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी डिसरथमिक, सॉरी, एंटी डिसरथमिक ड्रग्स, इन ड्रग्स को हमें विथहोल्ड नहीं करना है, हमें स्टॉप नहीं करना है। इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हमें नहीं करना है। इनको हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। लेकिन किस किस को हमें स्टॉप करना है, डायूरेटिक्स को स्टॉप करना है, हमें डिजॉक्सिन को स्टॉप करना है, हमें एस्पिरिन और एंटीकोएगुलेंट को हमें स्टॉप करना है प्रायर बिफोर द सर्जरी। बिफोर द सर्जरी हमें इन चारों ड्रग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, विथहोल्ड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से सक्सेसफुल सर्जरी कंडक्ट कर सकें। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव पीरियड द पेशेंट इज प्लेस ऑन द कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन। देखो जी स्टूडेंट, जब पेशेंट को सर्जरी हो रही होगी, जब आपके पेशेंट की सर्जरी हो रही होगी तो उस समय क्या किया जाएगा, सॉरी, उस समय पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पे रखा जाता है। कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन, ये एक प्रकार की ऐसी मशीन है, जो कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन है ना, वो एक प्रकार की ऐसी मशीन है कि ये क्या करती है, वर्क लाइक ए हर्ट, हर्ट, वर्क लाइक ए हर्ट, ये हर्ट के जैसे काम करती रहेगी। ये कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई को मेंटेन करेगी, ये जैसे ऑक्सीजनेट करेगी, डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा उसको ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी के अंदर पुश कर देती है। तो पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव फेज का मतलब इंट्रा ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव इंट्रा ऑपरेटिव फेज का मतलब है ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी हमें क्या करना है, क्या करना है ड्यूरिंग सर्जरी, ये है आपका कि ड्यूरिंग सर्जरी हमें इंट्रा ऑपरेटिव फेज कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें क्या चीज़ों का, कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, ताकि हम पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें और पेशेंट को सक्सेसफुली हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी से हम पेशेंट को अच्छे से रिकवर कर सकें। तो ये है हमारा इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर हमें क्या क्या करना है, वो देखो। इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवेल के ऊपर हमें पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। रेगुलर इंटरवेल पे टर्न, टर्न मतलब पोजीशन चेंज कर दो भाई, ठीक है, ताकि जो ड्रेनेज आ रहा है, ड्रेनेज मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाईपास सर्जरी की जाती है तो स्टर्नम पे कट लगता है, इंसिजन लगता है, जहाँ पर हमारी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, उस पे इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। इंसिजन साइट, इंसिजन साइट क्या रहती है, स्टर्नम रहती है। तो वहां पर क्या होता है, जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है, इतनी बड़ी सर्जरी है, काफी बड़ी सर्जरी है, इसमें क्या होता है, हो सकता है कि आसपास के एरिया के अंदर उजिंग हो, हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है। तो उन सबको जो ब्लीडिंग है उसको अंदर कलेक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए एक ड्रेन लगाया जाता है, ठीक है। एक ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है और उस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो जो कलेक्टेड ब्लड है वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो ड्रेन का काम करता है। तो हमें क्या करना है, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। क्यों करना है, ताकि जो ड्रेन है, जो खराब, जो गंदा, जो अनवांटेड जो ब्लड वहां पे आसपास के एरिया के अंदर
कलेक्टेड हो रखा है, अक्यूमुलेटेड हो रखा है, उसको हम क्या कर सके, बाहर निकाल के ला सके, उसको हम क्या कर सके, बाहर निकाल करके ला सके। तो वो ड्रेन करने के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर पोजीशन चेंज करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉनिटर द ड्रेन। ठीक है, हमें क्या करना है, ड्रेन को मॉनिटर करके रखना है कि हाँ 1 घंटे में इतना आया है, हाँ 2 घंटे में इतना, हाँ 6 घंटे का इतना है, हाँ एक शिफ्ट में इतना आ रहा है, 2 शिफ्ट में इतना आ जाएगा, 3 का। हमें क्या करना, मॉनिटरिंग करनी है उस ड्रेन की। अगर, और ध्यान रखना, अगर उस ड्रेन के अंदर कोई भी चेंजेज होता है, अगर उस ड्रेन के अंदर कोई भी चेंजेज होता है, देखो अगर आप रेगुलरली सर्जरी वार्ड के अंदर या कार्डियक क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर आप काम करते हो, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, कि आप देख देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये जो ड्रेन आउटपुट आया है वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अगर आपको कोई भी चेंजेज, कोई भी डेविएशन मिलता है, किसमें, ड्रेन के अंदर जो कलेक्शन हो रहा है उस ब्लड के अंदर, अगर आपको कि वो ज्यादा हो गया या वो कम हो गया, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। इमीडिएटली क्या करना होगा, हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा। अब इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करने का मतलब है, सपोज इट, दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, या ब्लीडिंग होने लग जाए वहां से। अगर ब्लीडिंग फ्रॉम साइट, अगर साइट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जहां पे आपने ऑपरेट किया था उस ऑपरेशन वाली साइट से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो डेफिनेट है कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ड्रेन, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ड्रेन, ड्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेफिनेट है कि ड्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्टूडेंट। भाई जहां से ब्लड ज्यादा आएगा तो ड्रेन भी ज्यादा निकलेगा, भाई आउटपुट है तो ड्रेन ज्यादा आ जाएगा, ड्रेन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है वहां पर ब्लीडिंग हो रही है। उस साइट के ऊपर डेफिनेट है कोई ना कोई ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, हो सकता है पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, क्यों हो जाए, क्योंकि मान लीजिए आपका ये हर्ट है, ये हर्ट है, अब आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, सर्जरी कर रखी है, आपने यहाँ पे सर्जरी, और यहाँ पर सोचो कि अगर यहाँ पर अगर ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो क्या ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाता है तो डेफिनेट है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये जो ब्लड है जो बाहर आउटर साइड, आउटर द साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट की आउटर साइड के अंदर जो ब्लड का अक्यूमुलेशन हो रखा है, उसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। कंप्रेशन का मतलब है कि ये क्या करेगा, हार्ट को अंदर की तरफ पुश करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा, बाहर से प्रेशर लगेगा तो अंदर की तरफ हार्ट पुश होगा, तो हार्ट क्या नहीं कर पाएगा, अपना जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो डिसअर्दमिया हो जाएगा, डेफिनेट है उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ड्रेन को अच्छे से मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे क्या हो सकता है, ठीक है, वहां पर हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो जाए। दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है, लेस ब्लीडिंग या ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन। ठीक है, नो ड्रेन, नो ड्रेन, अगर मान लीजिए कोई ड्रेन ही नहीं आ रहा, ड्रेन नहीं आएगा इसका मतलब है, अगर आप एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर रहोगे उस वार्ड के अंदर, उस पेशेंट की केयर करते समय आपको अगर पता रहेगा, आइडिया रहेगा कि नहीं इतना अमाउंट ऑफ ड्रेन तो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ इतना तो नॉर्मल हम देखेंगे या नॉर्मल आना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ब्लीडिंग है तो अंदर ही अंदर क्या हो रही है, अक्यूमुलेटेड हो रही है। डेफिनेट है कि वो वहां पर क्या कर सकती है, ब्लॉकेज कर सकती है हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट के एक्सपेंशन और मतलब कार्डियक टेम्पोनार्ड का काम करेगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड। कार्डियक टेम्पोनार्ड, कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब उसको प्रेशराइज कर देगी हार्ट को, जिसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नहीं कर पाएगा और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर इंटरवेल के ऊपर हमें क्या करना है, हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर ड्रेन को मॉनिटर करना है, जो ड्रेन बैग है उसको मॉनिटर करना है, और हमें पता करना है कि हाँ नॉर्मल ड्रेन नॉर्मल आउटपुट है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, एनी कलर चेंजेज इन ड्रेन, उसको भी हमें मॉनिटर करना है। एनी कलर चेंजेस इन ड्रेन, अगर ड्रेन आउटपुट जो भी आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई कोई भी कलर चेंजेज होता है, मतलब देखो ऑक्सीडेंटेड ब्लड का कलर है वो हल्का सा डार्क ब्लू होता है,
लेकिन जो फ्रेश ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड, ये होता है फ्रेश ब्लड। मतलब अगर आप देखोगे ना दोनों ब्लड को एक साथ, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे ब्राइट रेड और डार्क ब्लू। लाइट डार्क ब्लू होता है वो होता है ओल्ड ब्लड, इस प्रकार का होता है। तो अगर मान लीजिए फ्रेश ब्लड, अगर आपको ड्रेन में फ्रेश ब्लड दिख रहा है, इसका मतलब है एक्टिव ब्लीड प्रेजेंट है, इट इंडिकेट द एक्टिव ब्लीड। मतलब आपने सर्जरी करके बंद तो कर दिया पेशेंट को, लेकिन आपने क्या कर दिया, अंदर ब्लीडर छोड़ दिया जहां से फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, और धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। और डार्क ब्लू का मतलब है रेजिड्यू, रेजिड्यू ब्लड या ब्लीडिंग। रेजिड्यू ब्लीडिंग का मतलब है जो ओल्ड ब्लड है, ओल्ड ब्लड मतलब जो आसपास कलेक्टेड एरिया के अंदर से कलेक्टेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर अगर आपको जब भी कोई भी ड्रेन के अंदर ऐसे ब्लीडिंग के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, और उनके जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे के एक्शन है वो प्लान करने होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है कि अगर आपका पेशेंट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के बाद 3 घंटे बाद भी नहीं उठे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी है उसके बाद नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट 3 घंटे के बाद तो कम से कम उठना चाहिए, बट अगर वो नहीं उठता है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें क्या करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। हमें क्या करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को, जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है, नेक्स्ट हमें ब्लड प्रेशर को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। हमें ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करने का रीजन, क्योंकि हार्ट की ही सर्जरी हुई है, उसी के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है, बीपी को एक नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर हाइपरटेंशन हुआ, अगर किसी भी रीजन की वजह से हाइपरटेंशन अकर होता है, अराइज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पे ग्राफ्ट का कोलैप्स हो जाता है। ग्राफ्ट का कोलैप्स, आपका ग्राफ्ट को चिपक जाएगा, वो जो पेनियस वेन या इंटरनल मेमोरी आर्टरी आपने जो भी काट के लगाई है, जो ग्राफ्ट आपने लगाया है, वो अगर कोलैप्स हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से वहां पर वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो उस सिचुएशन को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाए। दूसरा, मेडिको नर्सिंग क्लासेस कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पर्सनली कोई पीडीएफ वगैरह हम सेंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ये मानना है, मेडिको नर्सिंग क्लासेस की ये थ्योरी है कि अगर आप इन नोट्स को, जो भी की पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, उन सारे की पॉइंट्स को अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप पीडीएफ रखोगे तो डेफिनेट है कि हाँ फोटोकॉपी करवा करके ले आए, अब पढ़ेंगे तो पढ़ लिया, ना पढ़े तो ना पढ़े। बट अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से स्टडी करते हो, रोज इन क्लासों को अटेंड करके अगर आप इनके नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाओगे। आपकी तैयारी है वो और दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन की वजह से। अब हाइपरटेंशन की वजह से आपका एक तो ग्राफ्ट क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। दूसरा, ब्लड लीक हो सकता है फ्रॉम द फ्यूचर लाइन एंड कॉज ब्लीडिंग। अब आपने जहां जहां फ्यूचर लिए थे वहां वहां से क्या हो सकता है, ब्लड की लीकिंग शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर हो रहा है। अगर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप देखोगे कि वहां पर आपको फ्यूचर लाइन से ब्लीडिंग मिलेगी, साथ ही साथ वहां पर बहुत ज्यादा मैसिव डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ब्लड का। ठीक है, तो उस सबको हमें क्या करना है, मॉनिटर रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, सॉरी सॉरी, पोटेशियम हमें इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करना है। पोटेशियम का क्या करना है, हमें इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करना है टू प्रिवेंट द डिसरदमिया। डिसरदमिया को प्रिवेंट करने के लिए, डिसरदमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पोटेशियम रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, डू नॉट एडमिनिस्टर, डू नॉट एडमिनिस्टर पोटेशियम इन बोलस। कभी भी पोटेशियम को सिरिंज में भर के डायरेक्ट आईवी नहीं लगाना है। जब भी आप पोटेशियम दे रहे हो पेशेंट को, तो हमें हमेशा ये बात आप ध्यान रख लेना, मार्क माई वर्ड्स, इनको नोट कर लीजिए।
आपको जब भी आप पोटेशियम को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो डेफिनेट है कि आपको उसको इन्फ्यूजन पंप के साथ या उसको डाइल्यूशन फॉर्म के अंदर आपको इन्फ्यूज ही करना है, ना कि आपको बोलस डोज देनी है। बोलस डोज का मतलब होता है आपने सिरिंज में भरा और डायरेक्ट आईवी कैनुला के साथ आपने पुश कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसका डिसरथीमिया की कंडीशन के अंदर चला जाए। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन है कि आपको क्या करना है, कार्डियक टेम्पोनार्ड के जो साइन होते हैं, जो कार्डियक टेम्पोनार्ड का मतलब है हार्ट की लेयर्स के बीच में, हार्ट की जो लेयर्स है उनके बीच में अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है उसकी वजह से हार्ट क्या नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है तो वो पूरी तरह से फैल नहीं पाते, जो चेंबर है वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, कार्डियक टेम्पोनार्ड के साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मार्क कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनाएगा ऐसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्डियक टेम्पोनार्ड के साइन एंड सिम्टम्स को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। अब कार्डियक टेम्पोनार्ड के जैसे कि हमें मिल सकता है सीजेशन, सीजेशन मतलब सीजिंग ऑफ ड्रेनेज, कि ड्रेन आना बंद हो गया। ड्रेन आना बंद हो गया इसका मतलब है कि जो ब्लड निकल रहा है डेफिनेट है कि ड्रेनेज तो आएगा, थोड़ा बहुत ड्रेन तो होगा। अगर वो आना बंद हो गया तो वो ड्रेन कहाँ है, वो जो ब्लड आना चाहिए था वो अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट हुआ, अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट हुआ, तो डेफिनेट है कि हार्ट को वो प्रॉब्लम यहाँ कंप्रेस करेगा, हार्ट को प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, अगर जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप देखोगे कि पेशेंट के अंदर कार्डियक टेम्पोनार्ड के सिम्टम्स आ सकते हैं। कार्डियक टेम्पोनार्ड में जुगुलर वेन का डिस्टेंशन भी होता है। ठीक है, विथ क्लियर लंग साउंड के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा पल्स पैराडॉक्स, पल्स पैराडॉक्स। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पल्स पैराडॉक्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये है अपना क्लियर लंग साउंड रहेंगे, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हो सकता है इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड, और सीजिंग ऑफ ड्रेनेज, जो ड्रेन आ रहा था वो ड्रेन बंद हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के समय हमें ध्यान रखने होते हैं। ड्यूरिंग जब भी हम पेशेंट की केयर करें इन की पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हमें अच्छे से इन पॉइंट्स को याद रखना है ताकि अगर एमसीक्यू आता है नोट सेट 7 जो कि सितंबर में है, साथ के साथ ईएसआई, ध्यान रखिएगा यूपीएससी करवा रहा है इस बार ईएसआई को। तो ईएसआई की जो एग्जाम, ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उसको कौन कंडक्ट करवाएगा, यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। तो वो किस प्रकार का पेपर बनाता है, सबके लिए वो एक अनोखा पेपर निकलने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस पेपर को भी ध्यान से पेपर दे करके आना है। तो ध्यान से हमें स्टडी करनी है और ये सारे टॉपिक्स को हमें क्लियर करते हुए करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए, आज की क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमारे आप लोगों को क्लियर हुए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्रैश कोर्स की क्लासें आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ कंसीडर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।